जेई मेंस 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे काफी ज्यादा नजदीक है और इस टाइम पे आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेकर यहाँ पे डरे हुए होंगे कि क्या वो जेई मेंस के अंदर एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आपको बताएगा कि कोई स्टूडेंट को अगर उतना ज्यादा यहाँ पे खास नहीं भी आता है तो वो किस तरीके से एक अच्छा स्कोर जो है जेई मेंस के अंदर ला सकता है। और ऐसा वीडियो आपको जो है यूट्यूब पे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से यहाँ पे सोचता है। तो अगर मैं कुछ चीजों की यहाँ पे बात करूं जो कि आपको यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जेई में कम से कम एक डिसेंट स्कोर निकाल पाओ, तो सबसे पहले तो भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप जो है आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आपको कई सारे ऐसे इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। अगर बोर्ड लेवल का भी नॉलेज है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी चीज हो जाती है, कई सारे ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ज्यादातर शिफ्ट्स में पूछा जाता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही सारे टॉपिक्स की लिस्ट जो है हमने ऑलरेडी एक वीडियो में आपके लिए बना चुके हैं, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि एक लास्ट डेज के लिए आपके लिए टाइम टेबल में लेके आया था, तो उसको भी जाके आप चेक कर सकते हो। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो हो जाती है शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके लिए आपको कोई ऐसा खास प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं रहती। सिंपल सा कॉमन सेंस लगाते हुए आना चाहिए और यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए आना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे जो है सही आंसर तक भी पहुंच सकते हो। तो आज के वीडियो के अंदर जो है हम यहाँ पे जेईई मेंस 2024 के एक ही शिफ्ट के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस उठाने वाले एंड पीसीएम के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं उठाने वाला हूँ, ताकि आपको यहाँ पे बताऊं कि किस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती, आप डायरेक्टली भी उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उतना ज्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। और इसी टाइप के और भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है, तो अगर आप पार्ट 2 भी चाहते हैं तो एक छोटा सा टारगेट हम रख रहे हैं 500 लाइक्स का, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और आपको ऐसा कंटेंट यहाँ पे यूट्यूब पे कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका जैसे कि फिजिक्स के अंदर जो है 2024 की शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। मान लो कि आपको यहाँ पे समझ में ही नहीं आता रिवर्स बायस्ड क्या है, इनके सिंबल भी इतने ज्यादा नहीं पता, फिर भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकता था। किस टेक्निक के थ्रू? तो वो हो जाती है आपकी ऑड वन आउट। यहाँ पे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत थी और ये क्वेश्चन आप जो है आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लेते। ध्यान से देखो ये क्या है, ये भी जो है आपको अर्थिंग दिख रही है, ठीक है, ये तो बेसिक सा सिंबल जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता रहता है, हम यहाँ पे प्राइमरी क्लासेस में देखते हैं इस टाइप का सिंबल, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है आपका 0 रहने वाला है, तो भाई 2 वोल्ट से 0 वोल्ट जा रहा है, यानी कि आपका जो है हायर टू नेगेटिव गया, तो सॉरी हायर टू जो है यहाँ पे लोअर वैल्यू पे गया, तो अपन ने लिख दिया कि ये हो गया H2L। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0 था, फिर 0 से -5, क्योंकि अपन एक कोई डायरेक्शन मान लेते कि एरो इस इधर पे पॉइंट कर रहा है, मतलब अपन 2 से 0 चले, तो अपन गए हैं यहाँ पे हायर टू लोअर, यहाँ पे 0 टू -5 चले, फिर से वैल्यू कम हुई है, तो यहाँ पे भी हम कहाँ गए, हायर टू लोअर, ठीक है, इसमें एरो इस साइड है, तो यहाँ पे कहां से चले, हायर टू लोअर, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया H2L। जबकि फोर्थ वाले ऑप्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 से 4 चले, यानी कि लोअर टू हायर गए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि यही जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, क्योंकि ये तीन ऑप्शन में तो सिमिलर चीजें हमें देखने को मिल रही है, हायर टू लोअर हायर टू लोअर, बट इसमें लोअर टू हायर गया है वोल्टेज, है ना, तो यही हमारा जो है रिवर्स बायस यहाँ पे हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में भाई ये टेक्निक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, इसमें अपन ने तुक्केबाजी नहीं करी, अपन ने देखा कि इन तीनों ऑप्शंस के अंदर सेम शायद जो है मेथड लगा होगा, ये जो है उस मेथड को फॉलो नहीं कर रहा, तो यही हमारा जो है सही आंसर हो सकता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन अगर आप देखो, ये भी सेम शिफ्ट में पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्पीरियोमीटर, है ना। स्पीरियोमीटर जो है आपको मान लीजिए इतना ज्यादा नहीं पता है, तो अब ऑप्शंस को फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव सरफेस, ठीक है, रेडियस वर्ड यूज हुआ है, मतलब लेंथ वाला कोई टर्म है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड्स, यहाँ पे तो जो है लेंथ वाला कोई टर्म हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। थिकनेस ऑफ थिन प्लेट्स, ये भी एक लेंथ वाला ही टर्म हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी जो है आपका लेंथ वाला टर्म हो गया। तो ये तीन ऑप्शन जो है आपके लेंथ वाले टर्म दे रहे हैं, बट ये वाला नहीं दे रहा है, तो फिर से ऑड वन आउट टेक्निक के थ्रू जो है हम सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। भाई 8 नंबर तो ऐसे ही निकाल लिए, जबकि आपको सब्जेक्ट का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं भी था। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोर्स एटम इज आर, द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी। अब देखो खुद से सोच के देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आपको ये एक नॉलेज है कि रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, तो भाई तीसरी ऑर्बिट का मान लो रेडियस इतना कुछ देके रखा है, आर बोला है, फिर उन्होंने बोला कि फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब कि रेडियस उससे बड़ा ही रहने वाला है,
ये चीज समझ में आ रही है। तो आर से तो ये टर्म जो है बड़ा ही रहने वाला है। अब ये ऑप्शन देखो 4/3 r दे के रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन में क्या दे के रखा है 4/3 r दे के रखा है, तो दिस इज ग्रेटर देन r, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। फिर 16/9 r, ये भी जो है ग्रेटर देन r है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये लेकिन लेस देन r है, ये भी जो है लेस देन r है, तो ये दो ऑप्शन तो पक्का हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब फर्स्ट या सेकंड में से आंसर होना चाहिए। अब इस टाइम पे एक और टेक्निक जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इंट्यूशन। इंट्यूशन भाई कैसे अपन, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे थर्ड स्टेशनरी और यहाँ पे फोर्थ स्टेशनरी लिखा है, तो एक रेशियो के हिसाब से तो यही लग रहा होगा कि 4/3 जो है अपना यहाँ पे आंसर हो सकता है। पर एग्जामिनर के माइंड से यहाँ पे सोचने की कोशिश करो, इतना सिंपल सा रेशियो टर्म क्यों रहेगा। यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन देखो तो ये इसी का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे 16/9 दिया है, तो हमें फिर से वही की थोड़ा सा चीजें ऑड रहेगी। तो यहाँ पे जो है आपका डिफरेंट क्या हो सकता है कि स्क्वायर हो गया टर्म, है ना, सिंपल सा तो ऐसा फॉर्मूला नहीं कि भाई सीधा रेशियो ले लो। तो इस तरीके से अपन जो है बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आंसर जो है 16/9 होगा, और इसका सही आंसर 16/9 आ रही है। तो इस तरीके से कभी कभी दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा आप जो है ये मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट वाला ये जो है क्वेश्चन पूछा गया, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशन, फिर लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स हैव द सेम डायमेंशन। अब जैसा कि अगर मैं बोल रहा हूँ बेसिक से भी फॉर्मूलेस पता है, तो मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा L इज इक्वल टू mvr होता है, ठीक है, और ये जो है ना NH/2π भी होता है, जो कि हम बोर्ड्स मॉडल में यहाँ पे यूज करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहा होगा तो शायद उसको ये फॉर्मूला पता हो। अब भाई प्लैंक्स कांस्टेंट ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई कांस्टेंट्स का तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो इन दोनों का क्या रहेगा, डायमेंशन सेम रहने वाला है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं, ये लीनियर मोमेंटम दिया है, लीनियर मोमेंटम सिंपल सा पता है भाई क्या होता है, mv होता है। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स दिया, मान लो आपको ऐसे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, तो भी समझो कि भाई फोर्स से डिफरेंट ही होगी कोई चीज, अगर लिखना होता तो सीधा फोर्स ही लिखते, तो फोर्स से अलग है, फोर्स में कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा है, वैसे करके जो है हमें यहाँ पे टर्म देखने को मिल रहा है। तो लीनियर मोमेंटम में अगर हम बात करें तो ये वैसे भी जो है आपका फोर्स क्या होता है, यहाँ पे मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, dp/dt से अपन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो है टाइम उसके इधर फैक्टर में आता है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है सेम डायमेंशन तो नहीं होंगे। और मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपका टॉर्क होता है, जो कि होता है r×f, वो भी जो है बेसिक सी चीज है जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे जनरली पता रहती है। तो भाई लीनियर मोमेंटम और जो आपका यहाँ पे टॉर्क है उसके क्या सेम डायमेंशन रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि इसका तो मास इंटू वेलोसिटी है। अगर अपन यहाँ पे एक एक्सेलरेशन वाला टर्म ला भी दे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, इसको मान लो क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम ऊपर गया तो एफ इंटू टी आ रहा है, जबकि ये क्या रहा था r×f। तो भैया यहाँ पे टाइम वहां पे रेडियस नहीं है सेम डायमेंशन, तो ये अपना जो है गलत है, मतलब कि सही आंसर होगा ऑप्शन 1। इस तरीके से सॉल्व करना, तो सीधा सा मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली बस डायमेंशनल एनालिसिस से आप कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बॉडी जिनका मास 4 ग्राम 25 ग्राम जो है इक्वल काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ उनके लीनियर मोमेंटम क्या होंगे। अगर आपको यार सिंपल सा फॉर्मूला पता है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मान लो नहीं आता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, चलो कहते हैं कि नहीं आ रहा है आपको, तो एक चीज यहाँ पे सोच के देखो भाई, 4 ग्राम और 25 ग्राम, फिर से वही रेशियो वाली टेक्निक से अपन जाते हैं, या तो आंसर यहाँ पे 4/25 या फिर इसका जो है उल्टा भी हो सकता है, ठीक है ना, एक इनवर्स पॉसिबल है, पर ऑप्शन में देखे तो 4/25 तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो अब इसका जो है या तो रूट के बारे में सोचो या तो इसके जो है स्क्वायर के बारे में सोचो, ये भी वर्क नहीं करे तो फिर क्यूब या फिर 3/2 ऐसी पावर्स अपन सोचेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इसका अगर जो है मैं यहाँ पे रूट लू तो वो क्या आ जाएगा 2/5। अब ऑप्शन में देखो 5/2 तो नहीं देखे रखा है, 2/5 जरूर देखे रखा है, तो वही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाना चाहिए। बाकी सभी ऑप्शंस तो काफी ज्यादा डिफरेंट है, और हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन तो सिंपल सा रेशियो का है, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो P क्या होता है, √2m_k, है ना, तो इसकी मदद से आपको क्या करना था, यहाँ पे P1/P2 इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा √m1/m2, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही चीज देखने को मिल रही है, √4/25 विच इज इक्वल टू 2/5, तो वही तो हमारा जो है आंसर आया, पर अपन ने सिंपल इंट्यूशन से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, द असेंडिंग पावर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। अब लेट्स से कि नहीं पता है भाई, हमें ऑर्गेनिक उतने अच्छे से नहीं आती है, क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता था। फिर से यहाँ पे जो है ध्यान से ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में एक चीज अपन ने पाई कि भाई ई जो है
सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करिए तो इसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी रहने वाली है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि भाई ऑप्शन ही ये चीज बोल रहे। तो हमें ये पता चल गया ई का सबसे ज्यादा रहने वाला है, तो इसको जो है एज अ रेफरेंस लेते हुए चलो और इसी की मदद से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसका अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिडिटी रहने वाली है, मैक्सिमम रहने वाली है, तो यानी कि समझ में आ रहा है भाई ये OH तो सभी में जो है कॉमन चल रहा है, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप थे उसकी वजह से इसकी जो है एसिडिटी यहाँ पे मैक्सिमम रही। अब इस वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें एक NO2 था, तो ऑब्वियसली इससे कम जो है इसकी रहेगी, है ना, क्योंकि बाकी किसी में NO2 है नहीं और NO2 ने ही जो है यहाँ पे एसिडिटी बढ़ाई है। ये तो समझ में आ रहा है, ऑप्शंस देख के ही समझ में आ रहा है। तो ई के बाद जो अगला रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, सेकंड नंबर पे बी रहना चाहिए। अब ऑप्शंस में ध्यान से देखो तो इस ऑप्शन में नहीं दिया तो थर्ड वाला अपना कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचे 1 2 4, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा रहे हैं अपन इस क्वेश्चन में, ठीक है, 1 2 4। अब यहाँ पे जो है थोड़ा फिर से ध्यान से देखते, अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है इधर पे तो भाई ग्रुप ही चेंज हो गया, OMe आ गया, है ना, तो यहाँ पे OMe अगर आ गया है तो इसके चांसेस यहाँ पे कम है, ये वाला अपना न्यूट्रल गया, ये अपना जो है न्यूट्रल था, इसके अंदर कुछ भी और इन्वॉल्व नहीं था, और ये समझ में आ रहा है कि इसको अगर नेगेटिव बोलूं तो ये एक पॉजिटिव टाइप का ग्रुप हो गया क्योंकि चेंज हो गया है ना। तो भाई हम इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रल वाला जो है इसके बाद होना चाहिए, और अगर आप ऑप्शंस में भी ध्यान से देखो तो 2 में डी आ रहा था, तो इस टेक्निक से भी बोल सकते हैं या फिर वैसे भी बोल सकते हो कि आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं रहेगा। अब बचे क्या, सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पे बचे, 2 या फिर 4, है ना, ये 2 ऑप्शन बचे। अब ए रहेगा कि सी रहेगा, तो फिर से यहाँ पे ध्यान से देखो ऑड वन आउट वाली टेक्निक से कि ये चारों में तो भाई आपकी यहाँ पे बेंजीन रिंग हमें देखने को मिल रही है, इसमें नहीं देखने को मिल रही, तो यही वाला आखिरी में होना चाहिए। ये चारों जो है एक ही ऑर्डर में आपके देखने को मिलेंगे, इसका मतलब जो है ए वाला आपका आखिरी में आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। तो ये चीज अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भाई एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस, है ना, इसमें ऑप्शन हमारे सामने। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस रहते हैं ना, हमें एक एक्सट्रीम मेथड यहाँ पे लगाना चाहिए। हमें समझ में आ रहा है कि ये एक ग्रुप के ही है सभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, ये सब जो है अपने एक ही ग्रुप के। तो यहाँ पे जो ये फ्लोरीन है, अगर आप ध्यान से भी देखें तो भाई जो फर्स्ट पीरियड यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलते हैं, इन्हीं में जनरली जो है आपके एक्सेप्शंस छुपे होते हैं। तो इस हिसाब से हम जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपका जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो नहीं करता है, फ्लोरीन शो नहीं करता है। और ऐसे भी जो है अपने को यहाँ पे समझ में आएगा, अपन कितने भी यहाँ पे कंपाउंड सोचने की कोशिश करें, जैसे HF हो गया या फिर कोई भी हो गया, तो अपन को दिख रहा है फ्लोरीन का जो है यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, जबकि क्लोरीन के जो है कितने सारे रहते हैं, ब्रोमीन के आपके अलग रहते हैं, आयोडीन के आपके जो है देखने को मिलते हैं, फ्लोरीन में जो है हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होता। तो ये भी जो है अपन ने यहाँ पे कॉमन सेंस से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या देके रखा है, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 19 अप टू 25th टर्म और फिर 3 6 9 12 अप टू 37 टर्म। लेट्स से कि एपी के बारे में उतना ज्यादा हमें नहीं पता है, तो भी यार ये क्वेश्चन ना ऐसे मेंटल एबिलिटी से भी आप कर सकते थे, बहुत ज्यादा कुछ ये मुश्किल नहीं था। सोच के देखो, मैं कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा, सिंपल जो है ना अपन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे। 4 9 14, ठीक है, 4 9 यहाँ पे 14 फिर 19 एंड सो ऑन जो है अपनी सीरीज चल रही है। तो एक दो टर्म्स और लिख सकते हैं यार, समझ में तो आ ही रहा है, क्या समझ आ रहा है यहाँ पे कि 5 5 का जो है एडिशन हो रहा है, 5 5 का एडिशन हो रहा है। ये तो भाई सीरीज का क्वेश्चन है आपका, अगर किसी ने एनटीएससी यहाँ पे जो है दिया होगा तो उसको पता होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं, अपन को एपी नहीं भी पता रहता है तब, ठीक है। 14 19 और फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका 24, फिर और जो है +5 करो 29 एंड सो ऑन, इस तरीके से सीरीज चलेगी। सेकंड वाला देखो 3 6 9 12, 3 3 का जो है भाई एडिशन हो रहा है 15, फिर उसके बाद 18 और फिर जो है 21 24, इस तरीके से जो है चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज जो है ऑब्जर्व करो, कॉमन टर्म्स की जो है बात हो रही है। कॉमन टर्म यहाँ पे 9 देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 9 देखने को मिल रहा है, फिर इसके बाद अगला कॉमन टर्म क्या गया 24 हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है ऐसे कर करके जो है हर 15 के बाद आपका टर्म जो है कॉमन हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन टर्म्स लिख सकता हूँ 9 24 एंड सो ऑन। लेकिन अब अपन को बताना है कि इनके अंदर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, इसका 25th टर्म तक रेस्ट्रिक्ट करना है। तो ध्यान से देखो इसका 25th टर्म जो है कहां पे रेस्ट्रिक्ट होगा। तो अब ये 9 को अगर मैं देखूं, 9 को मैं कैसे लिख रहा हूं यहाँ पे 4 + 5, 14 को मैं कैसे लिख रहा हूं 4 + 10, फिर इसको कैसे लिख रहा हूं 4 + 15, ठीक है ना। तो यानी कि समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया 4 + 5 × 1, ये हो गया 4 + 5 × 2, है ना। थर्ड टर्म में ऐसा मिला
फिर जो है 4 टर्म हमें कैसे मिला 4 + 5 × 3, इस तरीके से जो है अपन को मिलते जा रहा है। तो भाई हमें जो चाहिए 25th टर्म वो हमें कैसे मिल रहा होगा 4 + 5 × हर एक का, हमें सेकंड वाले के लिए हमें सिर्फ 4 + 5 × 1 हुआ, तो यहाँ पे 25th के लिए यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और यही चीज वैसे तो जो है एपी का जनरल टर्म होता है आपका a + n - 1 × d। तो कभी कभी क्या है बेसिक्स भी अगर अपन को पता है ना, अपन जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, अपन को फॉर्मूले हमेशा जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये चीज अपनी क्या हो जाएगी यहाँ पे 124, समझ में आ गई ये चीज। अब इसका पूछ रहे हैं अप टू 37 टर्म, ये तो और इजी हो गया। ये क्या है 3 × 1, ये क्या है 3 × 2, ये क्या है 3 × 3। तो ऐसे करके भाई 37 टर्म क्या होगा 3 × 37। तो 3 × 37 हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 111 111। तो 111 और इसका आखिरी टर्म क्या आया था 124। तो इनसे पहले अपन को इस सीरीज को यहाँ पे रोक देना है, जो भी मतलब यहाँ पे 111 से पहले रहेगा ना टर्म यहाँ पे आ रहा होगा वहां पे रोक जाना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन टर्म खत्म हो जाएगा। तो 9 24 फिर +15 करूंगा तो कितना आ गया 39, +15 करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 54, +15 किया तो 69, +15 अगर जो है मैं और आगे यहाँ पे करूँ तो कितना हो गया 84, +15 किया 99, +15 करूंगा तो अगला क्या आ जाएगा मेरा 114। पर क्या इसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 111 से बड़ा हो गया। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा है ऑप्शन 3। भाई कुछ भी एपी के बारे में नहीं अपन ने लगाया, सिंपल जो है ना जनरल, इसको मैंने सीरीज का क्वेश्चन मान के जो है सॉल्व कर डाला। तो ऐसे भी जो है हम बेसिक्स यूज कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको देखे रखे विच लाई ऑन अ सर्कल फॉर k = अब सर्कल के बारे में मान लो चैप्टर नहीं पढ़ के जा रहे हो 2D का, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था? बिल्कुल सॉल्व हो सकता था, क्योंकि सर्कल्स हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, हम प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ते आते हैं। तो कुछ अगर जो है छोटी मोटी भी इसकी प्रॉपर्टी पता होगी ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कोऑर्डिनेट तो आप प्लॉट कर ही दोगे, फिर तो सबसे बेसिक काम है। 0,0 यहाँ पे ओरिजिन पे रहेगा, फिर यहाँ पे जो है आपका क्या रहेगा 1,0 यहाँ पे ले लो, फिर आपका जो है 0,1 आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से एक सर्कल जो है पास कर रहा होगा कुछ आपका इस तरीके से, ठीक है, ये वाला ले लो पॉइंट, है ना। तो ये कुछ एक जो है आपका सर्कल यहाँ पे पास कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है वो क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है, 90 डिग्री दिख रहा है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूं तो ये पक्का अपनी क्या रहेगी डायामीटर। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी कॉर्ड जो कि दूसरे पार्ट पे यहाँ पे 90 डिग्री के सबटेंड करे, डायामीटर ना अपने अलावा किसी भी अगर सर्कल पे कोई पॉइंट उठाऊंगे तो वहां पे 90 डिग्री ही सबटेंड कर रहा होगा। ये डायमीटर की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम प्राइमरी क्लासेस में देखते हैं। आप यहाँ पे जो है याद करो कब आपने जो है प्राइमरी क्लासेस में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इसी का जो है यूज करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है 2k, 3k भी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो लेट्स से यहाँ कहीं पे है 2k, 3k। तो अब ये जो है डायमीटर है, तो ये यहाँ पे भी जो है अपना 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा। और अगर आपको ये जो है परपेंडिकुलर लाइंस की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन में जो हम पढ़ते हैं बेसिक सी, m1 × m2 = -1 होता है अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसका स्लोप क्या होगा 3k - 1 डिवाइडेड बाय 2k, है ना, क्योंकि स्लोप क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा 3k अपॉन 2k - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कर दो -1। तो ये आपका जो है k कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k - 1 × 3 है ना। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3k × 3, यहाँ पे 9k - 3 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 - 4k, यानी कि ये हमारा जो है 4k उधर भेज दिया, 13k इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 5/30। 2 स्टेप के अंदर आंसर आ गया, अगर फिगर अपन ने अच्छे तरीके से बना लिया और चीजों को समझ लिया। कोई लंबा क्वेश्चन नहीं था, नहीं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पता नहीं क्या सेंटर को कुछ मान लिया पॉइंट, वहां से अपन डिस्टेंस कर रहे सब चीजें कर रहे। नहीं, फालतू के लफड़े में नहीं पढ़ना, प्राइमरी क्लासेस के नॉलेज के बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकता था। अगला एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फंक्शन आपका देके रखा है यहाँ पे कि भाई डोमेन में जो है n-1 मतलब 1 नहीं डालोगे, बाकी सभी नेचुरल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, और हमें जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो डिफाइंड बाय fn = द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n इज, ठीक है। तो ऐसा जो फंक्शन आपका यहाँ पे रहेगा वो कैसा रहेगा, मैपिंग वाला क्वेश्चन है, 1 1 रहेगा, ऑन टू रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स यहाँ पे पता है 1 1 इंटू क्या होता है, फिर आपका जो है ऑन टू क्या होता है, आपका मैनी वन क्या होता है, ये अगर चीजें क्लियर है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व हो जाता, यहाँ पे बोला fn द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n।
फिर से कॉमन सेंस यूज करो, Fn बोला है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब कि ये जो है प्राइम नंबर यहाँ पे होने वाला है। Fn जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर हमारे क्या है 2 3 आपका जो है फिर 5, यही सब। तो कभी भी जब प्राइम फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें हाईएस्ट प्राइम आपका फैक्टर क्या हुआ 5 हुआ। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा। तो हमेशा हमें एक प्राइम नंबर मिल रहा होगा, समझ लो आप ये चीज। जबकि उन्होंने तो बोला कि सभी नेचुरल नंबर मिलने चाहिए, तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि सिर्फ प्राइम नंबर मिलेंगे, मतलब कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो सीधी सी बात है कि ये आपका ऑन टू तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऑन टू यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो आपके जो है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कोई बचे। अब 1 1 और मैनी 1 में से कौन सा रहेगा वो एक बार चेक कर लेते। तो आप थोड़ा फिर से खुद सोच के देखो कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, जैसे अपन 2 की बात करें तो ये तो हो गया आपका 2, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा। 3 का जो है आपका 3 हो जाएगा। 4 के लिए बात करूं तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया, इसका भी 2 इसका भी 2। ये तो मैनी 1 का केस हो गया कि एक जो है आपका मतलब यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू इसमें भी सेम मिल रही है, इसमें भी सेम मिल रही है ना। मैनी 1 कैसा होता है इस टाइप का कि अपन अगर यहाँ पे कोई अगर जो है लाइन काटे तो उसको दो वैल्यूज पे अपन को जो है देखने को मिल रही है, दो अलग अलग एक्स की वैल्यूज पे एक सेम वाई की वैल्यू देखने को मिल रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा मैनी 1। तो सीधी सी बात है ये नाइदर 1 1 है नॉर ऑन 2। बेसिक सी चीजों से अपन ने इसको कर दिया सॉल्व, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं लगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के अंदर देखने को मिलेंगे और आपको जो है उनको चुनना है, अच्छे तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो अपन अलग तरीके से सोच नहीं रहे। और आपको जो है यही चीज लास्ट टाइम पे यहाँ पे करना है कि अच्छे से बस फॉर्मुलेस जो है अच्छे से रिवाइज करके जाओ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स डर की वजह से जो है पेपर खराब करके आएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना कि स्मार्टली सोच के भी जो स्टूडेंट को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी कुछ क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकता है। तो आपको तो थोड़ी बहुत चीजें आती है, आप काफी बेटर यहाँ पे कर सकते हो। तो बिना किसी टेंशन के जो है एग्जाम में अच्छा करके आइए। बाकी इसी तरीके का अगर आप एक और वीडियो यहाँ पे चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो को जरूर से यहाँ पे लाइक करिएगा, ताकि हम और ज्यादा जो है आपके लिए इस टाइप का कंटेंट लेके आए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।